हे गाइस, आज मैं लेके आया हूँ हमारी एनसीईआरटी सीरीज का चौथा वीडियोस। पिछले 3 वीडियोस में हमने पिछले 3 चैप्टर्स को कंप्लीट किया। आज ये हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम चौथे चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर। गाइस, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहली सभ्यता रही, विकसित सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4700 वर्ष पहले फली फूली। ये नगर उस जमाने में मुख्यतः सिंधु नदी के मैदानों में विकसित हुए, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता का सबसे पहले खोजे जाने वाला शहर का नाम है हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब है हड़प्पा। तो हड़प्पा आज के पाकिस्तान में पड़ता है। इस पुरा स्थल की खोज संयोग से हुई। 1865 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग वहां पर रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उन्हें एक खंडहर मिला था। मजदूर और कारीगरों को शुरू में लगा कि वह किसी साधारण शहर का खंडहर होगा, इसलिए वहां से ईंट निकालकर रेलवे लाइन में के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने लगा। आज से लगभग 80 वर्ष पहले एक ब्रिटिश पुरातत्वविद को एहसास हुआ कि यह कोई मामूली शहर नहीं बल्कि बहुत ही प्राचीन शहर था। पुरातत्वविद उसे कहते हैं जो पुरानी वस्तुओं, पुरातात्विक स्रोतों या पुरातात्विक जो वस्तुएं होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। तो उन्होंने जब ये खंडहरों को देखा, उसके जो अवशेषों को देखा, तब उन्हें मालूम हुआ कि यह कोई साधारण शहर नहीं हो सकता है, यह जरूर ही कोई प्राचीन और एक प्रसिद्ध शहर रहा होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल। इसमें है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा। सिंधु घाटी शहर जो सभ्यता रही उसमें जो कुछ विशेषताएं थी वो थी कि योजनाबद्ध शहर, पक्की ईंटों का प्रयोग, सड़कें और नालियां, योजनाबद्ध भवन और भंडार गृह। ये सारी चीजें जो हम आज के मॉडर्न टाइम के जो घर देखते हैं और जो शहर देखते हैं उसमें पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी ये जो 4700 वर्ष पहले का शहर था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें भी ये सारी चीजें थी। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो बहुत ही समृद्ध रहा होगा। अब इसका जो पहला विशेषता है योजनाबद्ध शहर। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का निर्माण बहुत ही सटीक योजना के आधार पर हुआ था। हड़प्पा का जो नगर है वो 2 भागों में बटा था, पश्चिमी और पूर्वी। नगर पश्चिमी का भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। ऊंचे भाग को नगर दुर्ग कहते थे। इस दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी थी। नगर का पूर्वी भाग नीचे था लेकिन बड़ा था। इस भाग को निचला नगर कहा जाता था। तो ये जो हड़प्पा का जो नगर 2 भागों में बटा था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। जो पूर्वी भाग था वो ऊंचाई पर था लेकिन छोटा था, और जो पश्चिमी भाग था जो ऊंचाई पर था वो पश्चिमी भाग था, और जो पूर्वी भाग था वो बड़ा था लेकिन नीचे था, और इसे निचला नगर कहते थे। नगर दुर्ग में एक बड़ा तालाब मिला है। पुरातत्वविदों ने इसे महान स्नानागार का नाम दिया है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। इसकी दीवारों और फर्श पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि रिसाव न हो। इसमें उतरने के लिए 2 तरफ से सीढ़ियां बनी थी और चारों तरफ कमरे बने थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि यहाँ पर विशेष अवसरों पर विशिष्ट नागरिक स्नान किया करते थे। धनी लोग शहरों के ऊपरी हिस्से में रहते थे, जबकि मजदूर लोग शहर के निचले हिस्से में रहा करते थे। अब जो इसकी दूसरी विशेषता है वो है पक्की ईंटों का प्रयोग। तो घर और अन्य इमारतें पक्की ईंटों से बनाकर होती थी। ईंट का ही आकार, जो कि ईंट एक ही आकार का हुआ करता था, जितने भी ईंट थे सब एक सेम साइज और सेम शेप के हुआ करते थे। अब है
इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा के कारीगर कुशल होते थे। ईंटों को इंटरलॉक पैटर्न में जोड़ा जाता था। इससे इमारत को अधिक मजबूती मिलती थी। अब जो तीसरी विशेषता है वो है सड़कें और नालियां। सड़क पर ईंटें बिछाई जाती थी। सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी। नालियों की जाल भी योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। हर घर से निकलने वाली नाली सड़क की नाली से मिलती थी। नालियों को पत्थर की सिल्लियों से ढका जाता था। पत्थर की सिल्लियों से नालियों को जो ढक दिया जाता था, जिससे उसमें कूड़े करकट ना जा पाए और नालियां जाम ना हो। थोड़े थोड़े अंतराल पर मेन होल जैसे बने होते थे ताकि साफ सफाई हो सके। इसमें एक होल बनाया जाता था नालियों को, जो सिल्लियां ढकी जाती थी उसमें, ताकि नालियों की सफाई की जा सके। अब जो ये शहरें हुआ करती थी उसका जो चौथा विशेषता है वो है योजनाबद्ध मकान। घरों की दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। कुछ मकाने 2 मंजिले भी होते थे। इससे उस जमाने की परिष्कृत वास्तुकला का भी पता चलता है। एक घर में अक्सर एक रसोई, एक स्नानघर और एक बड़ा सा आंगन होता था। पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए कई घरों में कुआं भी होता था। अब इन शहरों की 5वीं विशेषता है भंडार गृह। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में बड़े भंडार गृह भी पाए गए हैं। ऐसे भंडार गृह से झुलसे हुए अनाज भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने में अनाज का उत्पादन आवश्यकता से भी अधिक हुआ करता था। इतिहासकारों का यह अनुमान है कि टैक्स को अनाज के रूप में वसूला जाता था। बड़े भंडार गृह में टैक्स में वसूले गए अनाज रखे जाते थे। ये जो शहर थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो नगर थी, उसकी 5 विशेषताओं को हमने जाना। अब है लोगों का जीवन कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस प्रकार रहा करते थे, लोग क्या किया करते थे, लोगों का जीवन कैसा था। तो गांव के लोगों का मुख्य पेशा खेती बाड़ी होता है, लेकिन शहर के लोग कई अन्य पेशों में शामिल होते हैं, जिसमें से हड़प्पा शहर के लोगों का जो कुछ संभावित पेशा है, जो अनुमान लगाए गए हैं इतिहासकारों द्वारा, वो है शिल्प, व्यापार और खेती। पहला है हमारा शिल्प। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, तांबा और कांसे का प्रयोग होता था। औजार, हथियार और सील बनाने के लिए तांबे और कांसे का प्रयोग होता था। जो औजार होते थे उस समय शिकारियों का शिकार करने के लिए या जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए जो औजार बनाए जाते थे वो तांबे और कांसे के बनाए जाते थे। जो सील होते हैं, जिससे मोहर कहा जाता है, वो भी तांबे और कांसे का बना होता था। सील मिट्टी के भी बनाए जाते थे। कई बड़े बर्तन भी मिले हैं जिनका उपयोग शायद अनाज रखने के लिए किया जाता था। जेवर बनाने के लिए सोना, मनके, लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल होता था। मनके बनाने के लिए महंगे पत्थर का प्रयोग होता था, जैसे कि कैनेलियम, जैस्पर, क्रिस्टल आदि। खिलौने बनाने में मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग होता था। एक गाड़ी के आकार का खिलौना बड़ी अच्छी हालत में मिला है। इसे देखकर पता चलता है कि उस जमाने में गाड़ी को जानवरों द्वारा खींचा जाता था। मतलब उस गाड़ी का जो शेप है, वो किस प्रकार से उसे डिजाइन किया गया है, उसे देखकर लगता है कि पुराने जमाने की जो गाड़ियां हुआ करती थी उसे जानवरों द्वारा खींचा जाता था। हो सकता है उसके आगे में जानवर मिला हो या कोई ऐसा जानवर जो उस गाड़ी को खींचता हुआ मालूम पड़ रहा हो। यह देखकर इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है। अब है खिलौने, बर्तनों और जेवरों पर जटिल नक्काशी देखने को मिलती है। इससे सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों की दक्षता का पता चलता है। उसमें जो इतना बारीक डिजाइन बनाए गए उस समय की ज्वेलरीज में, खिलौनों में, बर्तनों में बहुत ही बारीक काम किए गए, जो ये देखकर मालूम चलता है कि उस समय के जो कारीगर हुआ करते थे वो काफी टैलेंटेड हुआ करते थे। कुछ तकलियां भी मिली हैं जिनका इस्तेमाल धागा बनाने में किया जाता था।
लोग कपास से धागा बनाते थे। धागा बनाने का काम अभी भी कपास से होता है, लोग उस समय भी कपास से धागा बनाया करते थे। अब जो है हड़प्पा के शहरों का जो दूसरा पेशा है वो है व्यापार। हड़प्पा के लोगों का मुख्य पेशा व्यापार था। तांबा राजस्थान तथा ओमान से आया करता था। तांबा के कुछ सील मेसोपोटामिया में मिले हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार हुआ करता था। मेसोपोटामिया जो कि एक ग्रीस में पनपती हुई जो सिविलाइजेशन थी, वहां मिला है हड़प्पा का ये सील। इससे मालूम चलता है कि यहाँ और वहाँ के लोगों के बीच जरूर ही संपर्क रहा होगा और उनके बीच व्यापार रहा होगा। अब है गुजरात के लोथल में एक बंदरगाह मिला है। इससे पता चलता है कि उस जमाने में समुद्री मार्ग से व्यापार हुआ करता था। कई तरह के सील जो कि एक विशेष प्रकार की मुद्रा में शामिल किया जाता है, मिलने से यह पता चलता है कि व्यावसायिक लेन देन का सिस्टम अच्छी तरह से विकसित था। तो ये हमने जाना व्यापार। अब तीसरा पॉइंट है खेती। झुलसे हुए अनाजों के अवशेष भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के गांवों में गेहूं, चावल, जौ, दलहन, मटर, तिल, अलसी और सरसों की खेती होती थी। हल की शक्ल में एक खिलौना भी मिला है, जिससे पता चलता है कि खेत जोतने के लिए हल का इस्तेमाल होता था। बड़े भंडार गृह और बड़े-बड़े बर्तनों के मिलने से यह पता चलता है कि अनाजों का उत्पादन प्रचुर था। पुरास्थलों से कई पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ और सुअर पाला करते थे। तो ये हड़प्पा के शहरों के जो कुछ पेशे थे जो अनुमान लगाए गए थे इतिहासकारों द्वारा, ये 3 हमने देखा, शिल्प, व्यापार और खेती। अब है प्रशासन तंत्र। उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी और किस प्रकार चला करती थी। तो इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी न किसी प्रकार का प्रशासन तंत्र अवश्य ही रहा होगा। हो सकता है प्रशासन संभालने के लिए लोगों की एक समिति रही हो। प्रशासन के बाद है मनोरंजन। अब शहर इतने विकसित हुआ करते थे, तो यह भी हो सकता है कि वहां मनोरंजन के भी कई साधन हो। तो मनोरंजन में जो एक पॉइंट है वो दिया गया है हमारी एनसीईआरटी में कि पुरास्थलों से खिलौने और मूर्तियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि लोगों में मनोरंजन भी प्रचुर चलन था। तो खिलौने और जो मूर्तियां मिली हैं, इससे तो यही पता चलता है कि उससे मनोरंजन लोग किया करते होंगे। अब है लिपि। उस समय के लोग किस तरह की लिपि का उपयोग करते थे बोलने या लिखने में। तो हड़प्पा से मिले सील पर किसी लिपि में लिखा हुआ कुछ पाया गया है। इसका मतलब है कि उस जमाने में लोग लिखना भी जान चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कोई भी अब तक पढ़ नहीं पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि और भाषाओं का यूज किया गया है वो अभी से बिल्कुल अलग है। वो ऐसी लिपि थी जिससे अभी तक ना तो पढ़ा जा सका है और ना ही समझा जा सका है। अब आगे है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। अब सभ्यताएं इतनी विकसित थी तो जरूर है कि लोगों का एक धार्मिक विश्वास भी रहा होगा। तो वहां से मिली मूर्तियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि लोग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। पुरातत्वविदों का ध्यान खासकर से एक पुरुष की मूर्ति ने खींचा है जिसके चारों ओर पशु हैं। यह मूर्ति कुछ कुछ हिंदू धर्म के देवता शंकर से मिलती जुलती है। हिंदू धर्म के भगवान शंकर को पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उस समय जो एक मूर्ति मिली गई है, पाई गई है, वो एक पुरुष की मूर्ति है जिसके चारों ओर पशु है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शंकर जी के जो मूर्ति है उससे वो मिलती जुलती है, तो वो हो सकता है वो शंकर जी की मूर्ति रही हो। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का अंत। जो ये इतना जो फला फूला जो हमारा सिविलाइजेशन था, जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, जो लगभग 5000 वर्ष पहले की थी, वो आखिर एकाएक गायब कैसे हो गई, खत्म कैसे हो गई। इसका तो अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया जा सका है। इसका कोई पुष्टि नहीं किया जा सका है कि वो खत्म कैसे हुई।
तो आइए इसमें देखते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक से आज से 3900 वर्ष पहले हो गया। टूट टूटी सड़कें और जाम नालियों से पता चलता है कि सारा तंत्र खराब हो चुका था। बाद के समय में खुदाई में दूर के स्थानों के सामानों के अवशेष नहीं मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि बाहरी दुनिया से व्यापार समाप्त हो चुका था। घरों की दशा खराब हो चुकी थी। शहरों के लोग अब धनी नहीं रह गए थे। इतिहासकार अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का सही कारण नहीं समझ पाए हैं, लेकिन कुछ अनुमान लगाए गए हैं। तो आखिर वो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ होगा, इसका कोई सटीक जो पुष्टि करने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला है। परंतु जो हमारे महान पुरातत्वविद या इतिहासकार हैं, वो उन्होंने कुछ अनुमान लगाए हैं। तो आइए देखते हैं। हो सकता है कि नदियां सूख गई हों, जिससे पलायन करना पड़ा हो। ईंटों की भट्टियां बहुतायत में थीं, इससे इनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा होगा। इसके कारण जंगलों की कटाई हुई होगी। वनस्पति कम हो जाने के कारण लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बाध्य होना पड़ा होगा। मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई के कारण वनस्पति का नुकसान हुआ होगा। इससे मरुस्थलीकरण हो गया होगा। किसी महामारी या प्राकृतिक तबाही की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इससे आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह से तबाह हो गया होगा। तो गाइज, इसी के साथ हमारा ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, ये समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम अगले वीडियो में देखेंगे नए राज्य एवं राजाओं का उदय। पिछले 3 वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।